बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आ चुके हैं। ये बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लेके आए हुए हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम से है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही मेरी आप जो है कंप्लीट क्लास देख लोगे क्योंकि ये बच्चों हमारी वन शॉट की क्लास है। हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम से सभी क्वेश्चनों को मैंने उठा लिया है इसमें, और यूपी के पिछले 3 वर्षों में जो भी विश्वविद्यालय लिखित का पेपर कराई हैं उनके पेपरों को भी एनालाइज किया है। उन्हीं के आधार पर ये क्लास हम करा रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इस क्लास के माध्यम से कि आपका जो है 90 से 95% पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। हो सकता है पूरा का पूरा पेपर ही कवर हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस क्लास के अलावा अन्य कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बच्चों प्रॉपर हमारी रिसर्च पर क्लास है। क्लास को बनाने में काफ़ी समय लगा, लेकिन आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है साबित होगी। ये बच्चों बीए फर्स्ट ईयर तो, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमारी क्लास है। वैसे तो इसकी मैंने सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें भी करा रखी हैं। आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, आप जाकर के चाहे तो उसकी चैप्टर्स क्लासें भी वॉच कर सकते हैं। इसमें बच्चों आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। अब यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है जिसमें आपका लिखित का पेपर होगा, कुछ यदि हम यूनिवर्सिटी की बात करें जैसे कि रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज, एमजी क्यूपी का भी लिखित का ही पेपर होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय सीसीएसयू, और आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय। तो ये सब क्या है बच्चों, लिखित का आपका पेपर कराएंगे, तो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास है। जिन्हें बलिया विश्वविद्यालय भी लिखित का पेपर कराती है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। और एमसीक्यू की क्लास बच्चों मैंने इसकी ऑलरेडी करा रखी है, वह भी जाकर के एमसीक्यू वाले विद्यार्थी अपनी एमसीक्यू क्लास जो है देख सकते हैं। पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। सबसे पहले बच्चों जो है हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व कर रहे हैं। इसमें टोटल आपके 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है बच्चों। तो हम देखिए पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है, तो राजनीति विज्ञान है क्या, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसका क्षेत्र क्या है, तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, चलेगा। तो राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है बच्चों। राजनीति विज्ञान, इसको अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, राजनीति विज्ञान बच्चों इसमें 2 शब्द हैं, एक है राजनीतिक, दूसरा है विज्ञान। तो राजनीति का अर्थ क्या होता है बच्चों, राजनीति का जो अर्थ होता है यूनानी भाषा के जो कि पोलिस नामक शब्द से जो कि इसका उत्पत्ति हुई है या फिर उससे जो है निकला है, जिसका अर्थ होता है नगर या जो है राज्य। विज्ञान का अर्थ क्या होता है बच्चों, विज्ञान का अर्थ होता है कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध जो है अध्ययन। तो इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं दोनों शब्दों को मिलाकर कि नगर या राज्य का जो सुव्यवस्थित जो अध्ययन है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, राजनीति विज्ञान कहते हैं। यहाँ से आगे वही चीज लिखा हुआ है कि यदि हम दोनों शब्दों के अर्थ को यदि हम समान रूप से हम संयुक्त करें तो राजनीति विज्ञान का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। प्राचीन यूनानी राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक जो है कहा जाता है। मतलब जो है राजनीति विज्ञान क्या है बच्चों, राजनीति विज्ञान बच्चों नगर या राज्य का सुव्यवस्थित अध्ययन है, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। और राजनीति विज्ञान का जो पिता कहा जाता है बच्चों, जो जनक कहा जाता है, अरस्तु जी को कहा जाता है। अब यहाँ से और भी लिखा हुआ है कि उस समय जो है बच्चों नगर और राज्य पर्यायवाची शब्द थे, और धीरे धीरे जो राज्य के शुरू में परिवर्तन आया, और आज जो है इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। अतः राज्य के लिए विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान जो है कहा जाने लगा। अब बहुत सारे बच्चों विद्वान हैं, इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है राजनीति विज्ञान को। तो हम राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है विभिन्न विद्वानों के माध्यम से, जो कि अलग अलग पहलुओं में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। तो इसके 2 दृष्टिकोण इसकी परिभाषा के, पहला है परंपरागत जो है दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक जो है दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण में बच्चों हम इसकी 3 बच्चों जो है प्रमुख श्रेणियां है। इसमें राजनीति विज्ञान जो है राज्य का विज्ञान है, कुछ विद्वानों ने कहा। दूसरा है राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, कुछ लोगों ने कहा। राजनीति, फिर तीसरे जो इसमें बिंदु दिया हुआ है
कि राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। तो सभी विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं जो कि राजनीति विज्ञान को लेकर के। तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। तो कुछ विद्वानों या फिर कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं, और इस श्रेणी में कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषा जो है निम्नलिखित है। जैसे कि गार्नर महोदय जी लिखते हैं, यह जो है राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत क्या है, राज्य है। अगली परिभाषा यहाँ से ब्लासली जी लिखते हैं, यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध जो है राज्य से है, उसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ से राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, इसमें कुछ विद्वानों की अपनी परिभाषा है, उनको भी समझ लीजिए। जैसे कि लीलाक महोदय लिखते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। दूसरी परिभाषा विलियम के अनुसार है, राजनीति विज्ञान का उद्देश्य राजनीतिक विचारों, राजनीतिक कार्यों पर प्रकाश डालना है ताकि सरकार का जो संपुनयन किया जा सके, सरकार का अध्ययन किया जा सके। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इसका चरण बताए थे, कुछ विद्वान मानते हैं नहीं भैया, जो राजनीति विज्ञान है ये सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। ठीक है। तो इसमें जैसे कि बिलोबी महोदय इसको मानते हैं, इन्होंने लिखा है कि साधारणतया राजनीति विज्ञान 3 प्रमुख विषयों से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, सरकार से संबंधित है और कानून से संबंधित है। मतलब जो है राजनीति विज्ञान में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, वहाँ की सरकार का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर जो शासन है, वहाँ पर जो कानून है उसका अध्ययन करते हैं, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से बच्चों डिमॉक महोदय लिखे हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध बच्चों राज्य और इसके सरकार से ही है। इनका भी भैया जो कि अलग अलग विद्वान हैं इसकी परिभाषा को अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। अब यहाँ से बच्चों हम आधुनिक दृष्टिकोण से हम इसकी आधुनिक यदि हम दृष्टिकोण से हम इसकी परिभाषा को देखें तो यहाँ से ट्री वेंसन महोदय लिखे हैं कि राजनीति विज्ञान बच्चों अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मुख्य रूप से शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा जो कि जोवेनल महोदय लिखे हैं कि राजनीति का अभिप्राय उस संघर्ष है जो निर्णय में पूर्ण होता है और उस नीति से है जिसे जो है लागू किया जाता है। ठीक है। यदि हम बच्चों बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हम कहें तो राजनीति विज्ञान बच्चों वह विज्ञान है जिसमें राज्य, सरकार, सत्ता, राजनीतिक जो संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हम संक्षेप में जो है कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको राजनीति विज्ञान का अर्थ, इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बच्चों इसका क्षेत्र देख लीजिए राजनीति विज्ञान का। तो राजनीति विज्ञान का बच्चों जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक है। व्यापक मतलब होता बच्चों इसका क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसके हम क्षेत्र को समझ सकते हैं, जैसे कि राज्य और सरकार का अध्ययन। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान में बच्चों हम राज्य की जो प्रकृति है, उसके जो अंग हैं, सरकार की जो प्रकार है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, इन सभी चीज़ों का बच्चों में इसमें हम अध्ययन करते हैं। दूसरा फिर इसका जो कह सकते हो क्षेत्र है राजनीतिक सिद्धांत। तो इसमें बच्चों हम राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, न्याय है, जो समानता है, जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, जो लोकतंत्र है, इस तरह के सभी सिद्धांतों का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद राजनीतिक जो संस्थाएं, जैसे कि राजनीतिक संस्थाएं आपके जैसे संसद हो गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, ठीक है, चुनाव प्रणाली, दबाव समूह, तो इन सभी चीज़ों का बच्चों हम इसमें अध्ययन करते हैं। उसके बाद है राजनीतिक प्रक्रियाएं, जैसे कि चुनाव, मतदान, राजनीतिक भागीदारी, दबाव समूह, राजनीतिक संचार, तो इन सभी चीज़ों का भी इसमें हम बच्चों अध्ययन करते हैं। देखो विषय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उस एरिया के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें उसमें हम पढ़ते हैं। तो हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल हम राज्य का अध्ययन ही नहीं पढ़ते हैं, राज्य में आने वाली जो भी समस्त क्रियाएं होती हैं, चाहे वो न्याय से संबंधित हो, ठीक है, कानून से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, सभी चीज़ों का इसमें हम व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो देशों के बीच जो संबंध है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, युद्ध और जो शांति है, वैश्विक जो रणनीति है, तो इन सभी चीज़ों का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर है कि सार्वजनिक नीति और जो प्रशासन, तो नीति निर्माण, सरकारी प्रशासन और विकास योजनाएं, इन सभी चीज़ों का भी इसमें हम अध्ययन जो करते हैं। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान न केवल सत्ता और सरकार के अध्ययन तक सीमित है, बल्कि यह समाज में सत्ता के वितरण, उसके प्रभाव, राजनीतिक व्यवहार को भी समझने का प्रयास करता है। और यह जो अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के साथ भी जो है ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलेगा।
अब यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बनता है कि राज्य की उत्पत्ति का परिचय दीजिए। मतलब जो राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि देवीय सिद्धांत पूछ सकता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत पूछ सकता है। तो इस पर हम विस्तृत में आपको कराए दे रहे हैं बच्चों, इसमें से कोई भी सिद्धांत जो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले राज्य क्या है? राज्य का बच्चों अर्थ होता है एक ऐसा संगठन या जो संस्था है जो किसी निश्चित क्षेत्र में जो है शासन करता है। मतलब जो राज्य क्या है? राज्य एक प्रकार की संस्था है या फिर संगठन है जो एक निश्चित भूभाग पर शासन करता है, जिसके पास जो है कानून बनाने, उसको लागू करने, लोगों को नियंत्रित करने का अधिकार होता है। इसी को हम राज्य कहते हैं। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बच्चों जो है बहुत सारे प्रमुख इसके सिद्धांत हैं, जैसे कि देवीय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की जो स्थापना बच्चों हुई है ईश्वर की इच्छा से हुई है। मतलब जो है राज्य की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है, जो डिवाइन थ्योरी है, ये कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, उसका जो विकास हुआ है, वो कैसे हुआ बच्चों? ईश्वर की इच्छा से हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है, और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि जो है माना जाता है। दूसरा भी बच्चों इसका सिद्धांत है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, तो इतनी ही परिभाषा आपको बच्चों लिखना है। फिर बच्चों इसका पारिवारिक सिद्धांत भी है। यह सिद्धांत मानता है कि राज्य का जन्म परिवार से हुआ है, परिवार जो है बढ़ता गया और कई परिवारों के मिलकर जनजाति और फिर जो है राज्य का निर्माण जो हुआ। तो इसका पारिवारिक सिद्धांत है। उसके बाद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है राज्य की उत्पत्ति को लेकर के। इस सिद्धांत के अनुसार लोग अपनी स्वतंत्रता छोड़कर एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और राज्य की स्थापना करते हैं ताकि समाज में शांति और जो व्यवस्था बनी रहे। तो ये बच्चों सामाजिक जो है समझौता सिद्धांत कहता है। मतलब जो है जैसे कि अब राज्य की उत्पत्ति का मतलब होता है कि राज्य के आप अधीन रहोगे, राज्य के जो है आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत ये कहता है कि इसमें लोग जो है अपनी स्वतंत्रता छोड़कर एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं और राज्य की स्थापना करते हैं ताकि समाज में शांति और व्यवस्था जो है बनी रहे। उसके बाद बच्चों बल सिद्धांत भी है राज्य की उत्पत्ति को लेकर के। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों राज्य की स्थापना बल के द्वारा हुई है। ठीक है, पावर के द्वारा हुई है, शक्ति के कारण हुई है, और एक व्यक्ति या समूह ने बल प्रयोग करके शासन जो है स्थापित किया है, ये सिद्धांत मानता है। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन हमें जो है यह समझने में मदद करता है कि समाज में शासन व्यवस्था कैसे विकसित हुई है और ये जो है क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो इसका इसमें जो है कह सकते हो एक अध्ययन है। चलेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों बनता है कि राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत क्या है। तो थोड़ा सा इसको भी विस्तार से समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है पिछले 3 वर्षों में काफी बार रिपीट हुआ है यूपी के सभी विश्वविद्यालय में। तो राज्य की उत्पत्ति के बच्चे जो देवीय सिद्धांत है, जिसको हम डिवाइन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, जो मानता है कि राज्य जो है मानवीय संस्था नहीं है। मतलब जो ये सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति बच्चों मनुष्य के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि ईश्वर के द्वारा स्थापित एक दिव्य संस्था है। मतलब राज्य की स्थापना किसके द्वारा बच्चों हुई है? मनुष्य ने राज्य की स्थापना नहीं की है सिद्धांत के अनुसार, बल्कि ईश्वर ने जो है राज्य को बनाया है, राज्य को स्थापित किया है। और इसके अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है जो सीधे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि जनता के प्रति। तो इस सिद्धांत में राजा की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा माना जाता है, उसकी अवहेलना करना पाप माना जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत में बच्चों राजा को जो है ईश्वर का दर्जा इसमें दिया गया है, और ईश्वर की जो है अवहेलना करना, उसकी निंदा करना, ये जो है एक प्रकार से आप जो है ईश्वर की जो है निंदा करना एक प्रकार से पाप होगा आपको, ऐसे यदि आप करते हो तो। अब यहाँ से बच्चों इसमें राजनीतिक विज्ञान का ऐतिहासिक जो उपागम है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, इसमें बच्चों हम क्वेश्चन पेपर तो आपको शुरुआत में मैंने आपको दिखाए थे, लेकिन हम विभिन्न जो कि हम यूपी के जितने विश्वविद्यालय पिछले जो 3 वर्षों में पेपर कराए हैं, तो सभी के हम क्वेश्चनों को ऐड किए हुए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप विस्तार से देखते चलिएगा बच्चों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं सब का कवर हो जाएगा। क्लास बच्चों हमारी 1 घंटे की हो सकती है, ज़्यादा लंबी भी क्लास भी नहीं जाएगी। अब आसानी से जो है 1 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे, कोई भी आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी आपको हो सकता है नहीं पड़ेगी। तो इसको देख लीजिए बच्चों, राजनीति विज्ञान का ऐतिहासिक जो उपागम है, राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक घटनाओं, उसकी प्रक्रियाओं, विकासों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। यह उपागम बच्चों यह समझने में मदद करता है कि कैसे अतीत की राजनीतिक घटनाएं वर्तमान राजनीतिक संरचनाओं, सिद्धांतों को जो प्रभावित करती है। मतलब जो है राजनीतिक विज्ञान का जो ऐतिहासिक बच्चों उपागम है क्या है?
एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो, ये जो उपागम है बच्चों ऐतिहासिक, या जो है ये समझने में मदद करता है कि अतीत में जो राजनीतिक जो घटनाएं हुई हैं ये वर्तमान में राजनीतिक संरचनाओं उसके सिद्धांतों को कैसे इफेक्ट करती हैं, कैसे उसको प्रभावित करती हैं। इसी को हम राजनीति विज्ञान का ऐतिहासिक उपागम कहते हैं। अब यहाँ से अगले इसमें जो परिभाषा है बच्चों, संप्रभुता क्या है, ये क्वेश्चन की 100% गारंटी बच्चों ये भी जरूर फंसेगा। ठीक है, और संप्रभुता के जो 2 प्रकार हैं इसके, आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता, इसको भी हम कराएंगे। तो संप्रभुता क्या है बच्चों, संप्रभुता का अर्थ है कि किसी राज्य या राष्ट्र की वह सर्वोच्च और अंतिम सत्ता जो उसके क्षेत्र में सभी कानून बनाने, उसको लागू करने, न्याय बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह सत्ता जो किसी बाहरी आंतरिक शक्ति के अधीन नहीं होती है। मतलब जो है संप्रभुता क्या है बच्चों, संप्रभुता जो है एक सर्वोच्च जो है शक्ति होती है सत्ता की। ठीक है, जो मतलब जहाँ की संप्रभुता है जिस क्षेत्र की, तो वहाँ पर संप्रभुता जो है कानून बनाने, उसको लागू करने, न्याय करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहती है। बाहरी और जो आंतरिक मामलों से सभी शक्तियों के अधीन ही नहीं होती है, बल्कि इन सभी चीज़ों से स्वतंत्र होती है। यदि हम सरल शब्दों में तो कहे बच्चों, तो संप्रभुता जो है वह शक्ति है जिसके द्वारा राज्य अपने क्षेत्र और जनता पर जो है पूर्ण नियंत्रण जो है रखता है। इसी को संप्रभुता हम कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों संप्रभुता के जो प्रकार हैं, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता। तो आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता क्या है बच्चों, आंतरिक संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य के अंदर सभी शक्तियों का नियंत्रण, मतलब जो अपने राज्य के अंदर सभी शक्तियों का जो नियंत्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। अब जब यही बच्चों बाह्य संप्रभुता क्या है, अपने राज्य के साथ साथ यदि बाहरी राज्यों पर भी जो कह सकते हो नियंत्रण जो होता है शक्तियों का, तो इसको हम बाहरी जो है संप्रभुता कहते हैं। अब यहाँ से किस प्रकार जो है संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो अपने क्षेत्र और जनता पर पूर्ण नियंत्रण स्वतंत्रता जो प्रदान करती है या किसी भी राज्य की पहचान अस्तित्व की आधारशिला होती है। अब यहाँ से राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत अभी मैंने आपको करा दिया है। फिर है कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, स्वतंत्रता, न्याय क्या है, आंतरिक संप्रभुता ये भी मैंने आपको करा दिया है, और जो है सामाजिक न्याय क्या है, मानवाधिकार क्या है, फिर है कि राजनीतिक जो है सहभागिता क्या है। तो इनको भी देखिएगा बच्चों जल्दी से। तो सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य क्या है इसको समझ लीजिए। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जो अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भलाई के लिए विभिन्न आवश्यक सेवाएं और सहायता प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा। ठीक है, मतलब जो है लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है बच्चों, ऐसा राज्य जो उस राज्य में रहने वाली प्रत्येक जनता के लिए जो भी उनकी आवश्यक जो सेवाएं हैं, जैसे कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार की, सुरक्षा का, उन सभी सेवाएं जब उसको पहुंचाता है तो उसी को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना होता है। इतना आपको लिखना है। अब यहाँ से स्वतंत्रता क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा, स्वतंत्रता के जो विभिन्न बच्चों रूप हैं इनको भी यहाँ से समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो स्वतंत्रता का बच्चों अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार के बाहरी नियंत्रण या जो है बाधा से जो है मुक्ति होना, जिससे व्यक्ति अपने विचार, कार्य, जीवन के निर्णय स्वतंत्र रूप से जो है ले सके। यह व्यक्ति के अधिकारों स्वतंत्रता की जो रक्षा करता है। मतलब जो है स्वतंत्रता क्या होता है बच्चों, व्यक्ति को जो है प्रत्येक कार्य करने की स्वतंत्रता इसमें होती है, उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, बाहरी नियंत्रण और बाधा से जब मुक्ति हो, ठीक है, जिससे वो अपने जो है विचार, कार्य या फिर जीवन के जो निर्णय है वो ले सके बिना किसी दबाव के। इसके विभिन्न बच्चों रूप हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्ति की जो है अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे कि मतदान, चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बनाने में भागीदारी की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें स्वतंत्रता के जो है रूप हैं। फिर है कि आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब अपनी जो है आर्थिक गतिविधियाँ करने, ठीक है, कंपनी लगाना या फिर अन्य जो कार्य होते हैं रुपये पैसे संबंधित, उसमें भी जो है उसको फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे कि संपत्ति रखने का, व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब जो अपनी इच्छा से अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद है सामाजिक स्वतंत्रता, तो मतलब जो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर के समानता, सम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सभी क्या बच्चों इसके तत्व है, इसके प्रकार है। ठीक है, अब यहाँ से सामाजिक न्याय क्या है, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक न्याय का बच्चों अर्थ होता है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार, सम्मान प्रदान करना
इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। मतलब जो है समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान सम्मान मिले, इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। और इसका बच्चों उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों के बीच जो असमानता है उसको कम करना है और सभी को जो है न्याय संगत जीवन जीने का अधिकार जो है देना है। यहाँ से बच्चों सामाजिक न्याय के मुख्य जो तत्व हैं जिसमें समानता, तो सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार अवसर जो है मिलना चाहिए। फिर है कि अधिकारों की जो सुरक्षा, तो हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उसके बाद संसाधनों का न्याय संगत वितरण, तो समाज के संसाधनों को सभी के लिए उचित रूप से जो है बांटा जाना चाहिए। फिर है अवसरों की जो है समानता, मतलब जो है सभी को समान शिक्षा, समान रोजगार, समान स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं सभी लोगों तक जो है समान रूप से पहुंचनी चाहिए। यदि हम संक्षेप में बच्चों यदि हम कहें तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले और कोई भी व्यक्ति या समूह जो अन्याय या जो भेदभाव का शिकार ना हो। और यह एक ऐसा सिद्धांत है जो समाज में शांति, समरसता, विकास को जो है बढ़ावा देता है। बहुत ही सुंदर से बच्चों परिभाषा है। अगला देखिएगा कि मानवाधिकार क्या है बच्चों, इसका अर्थ है, इसकी परिभाषा को यहाँ से हम समझेंगे। तो मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार बच्चों या जो है मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से जो है मिलने चाहिए, उन्हीं को हम मानवाधिकार कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो है जन्म हुआ है तो आपको जो है कपड़े पहनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ठीक है, घूमने का अधिकार होना चाहिए, खाना खाने का अधिकार होना चाहिए, स्कूल जाने का अधिकार होना चाहिए। तो वे अधिकार जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं तो इसी को हम मानवाधिकार कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, आगे वही चीज लिखा हुआ है कि यह वे अधिकार हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त होता है, इसी को मानवाधिकार कहते हैं। और भी आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार है जिनके बिना मानव अपने व्यक्तित्व को पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब जो है बिना मानवाधिकार के बच्चों व्यक्ति का विकास संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य के पास अधिकार ही नहीं होगा तो मनुष्य क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो पाएगा। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि मानवाधिकारों से तात्पर्य बच्चों उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। मानव अधिकार बच्चों सबको समान रूप से प्राप्त है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह स्त्री हो या फिर जो है पुरुष हो, सभी को समान रूप से प्राप्त है। इन जो है अधिकारों का हनन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जा सकता है। और ये सभी अधिकार बच्चों जन्मजात अधिकार हैं, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों राजनीतिक सहभागिता क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो राजनीतिक सहभागिता का बच्चों तात्पर्य है कि नागरिकों के द्वारा उन सभी स्वैच्छिक गतिविधियों से है जिनके माध्यम से वे अपनी सरकार को प्रभावित करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं या जो प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। और इसमें जो बच्चों वोट देना, चुनाव लड़ना, रैलियों में भाग लेना, सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय शामिल करना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसी को हम राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो कि राजनीति में शामिल होना, ठीक है, जैसे कि रैली में जाना या फिर जो है नीतियाँ बनाना, किसको वोट दोगे, ठीक है, इस तरह से। अगला देखिएगा कि राज्य क्या है बच्चों, राज्य के आवश्यक तत्व, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राज्य एक बच्चों राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र, जनता और सरकार होती है जो उस क्षेत्र और जनता का संप्रभु अधिकार रखती है। राज्य का उद्देश्य बच्चों अपने नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना होता है। राज्य के हम प्रमुख तत्वों की बच्चों हम बात करें तो जनता इसका प्रमुख तत्व है, क्योंकि राज्य की वह जनता जो उसके क्षेत्र में रहती है, और बिना जनता के बच्चों राज्य की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है, क्योंकि जब जनता होगी तभी तो राज्य का निर्माण होगा। दूसरा इसका आवश्यक बच्चों जो तत्व है क्षेत्र है, क्योंकि राज्य का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसमें उसकी संप्रभुता होती है वह क्षेत्र सीमाओं के द्वारा परिभाषित होता है। उसके बाद है सरकार, क्योंकि वह जो संस्था जो सरकार की व्यवस्था चलाता है, कानून बनाती है, उसको लागू करती है। तो सरकार के बिना राज्य का संचालन जो है बच्चों संभव नहीं है। तो इसके तत्व हैं। और भी बच्चों इसका तत्व है संप्रभुता। तो यह जो राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो अपने क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण, स्वतंत्रता देती है। इसका मतलब है कि राज्य अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में जो स्वतंत्र होता है।
तो इस तरह से इसके तत्व आपको लिखना है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसमें जनता, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता के तत्व जो होते हैं, और ये सभी तत्व बच्चों मिलकर के राज्य की जो है पहचान ये बनाते हैं। ठीक है, सभी तत्व मिलकर के जो है राज्य का निर्माण करते हैं, अभी उसकी पहचान बनाते हैं। उसके बाद अगला जो इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान का जो अन्य विज्ञानों के बीच में जो संबंध है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र में क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का इतिहास के मध्य क्या संबंध है, राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान में क्या संबंध है, भूगोल में क्या संबंध है, तो इसको यहाँ से हम समझेंगे। तो यह बच्चों जो है राज्य, सरकार और सत्ता का अध्ययन करते हुए मानव व्यवहार, सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए इन जो है विषयों पर निर्भर है। ठीक है, और जो है बदले में इन्हें जो प्रभावित भी जो करता है। जैसे कि अन्य विज्ञानों में जो इसका जो संबंध है राजनीति विज्ञान का, जैसे कि इतिहास में, तो इतिहास जो कि बच्चों राजनीति विज्ञान को अतीत की घटनाओं का जो है ब्यौरा देता है। मतलब क्या है, इतिहास क्या होता है बच्चों, इतिहास होता है कि अतीत में जो घटना होती है उसी के बारे में तो हम पढ़ते हैं, जो पहले कोई घटना घटी है। तो इतिहास क्या करता है, राजनीति विज्ञान को अतीत की घटना का जो है ब्यौरा देता है, मतलब डिटेल देता है, और जिससे वर्तमान राजनीतिक प्रणालियाँ और सिद्धांतों को जो है समझने में जो है मदद मिलती है। सीले के अनुसार इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जो है बच्चों जड़ नहीं होए, इनका ये कहना है। फिर बच्चों अर्थशास्त्र में इनका क्या संबंध है, तो अर्थशास्त्र जैसे कि आर्थिक नीतियाँ, सरकारी बजट, विकास, संसाधन विवरण सीधे तौर पर बच्चों राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित होते हैं, और राजनीति अर्थशास्त्र के रूप में दोनों मिलकर जो काम करते हैं। फिर समाजशास्त्र के बीच में क्या बच्चों इसका संबंध है, तो समाजशास्त्र जो कि सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान उन समाज के जो राजनीतिक पहलू है उसका जो है अध्ययन करता है। तो राजनीति व्यवहार को समझने के लिए समाजशास्त्र का जो ज्ञान है काफ़ी आवश्यक है। तो इस तरह से बच्चों इनके बीच में रिलेशन आपको लिखना है। अब जो क्वेश्चन बच्चों है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र या जो है प्रजातंत्र, दोनों एक ही चीज़ है बच्चों, और इसके गुण दोषों का भी जो है उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा को यहाँ से समझ लीजिए। तो आधुनिक समय को बच्चों जो है लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, इसे जो है जनता का शासन जो है कहा जाता है। मतलब जो है लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। लोकतंत्र बच्चों अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का पर्यायवाची है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डेमोस प्लस जो है क्रेसी, इनसे मिलकर बना हुआ है। डेमोस का बच्चों अर्थ होता है जनता, क्रेसी का अर्थ होता है सत्ता या फिर जो है शासन। मतलब जो है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, जनता की सत्ता है, या फिर जो है जो कि जनता की क्या है, शासन है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि तो इस प्रकार जो है लोकतंत्र का वह शासन है जिसमें शासन की पूर्णतया सत्ता जनता के हाथ में होती है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को अपने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है, जैसे कि लॉर्ड ब्राइस महोदय लिखे हैं कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें राज्य सत्ता किसी विशेष वर्ग में केंद्रित न होकर के संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित रहती है, उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा यहाँ से डाइसी महोदय लिखे हैं कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का एक बड़ा भाग होता है। इस प्रकार लोकतंत्र को जनता का शासन जो है कहा जा सकता है। अब यहाँ से बच्चों लोकतंत्र और भी यहाँ से परिभाषा जो कि बहुत ही सुंदर सी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था, ये सभी को पता होगा। लोकतंत्र बच्चों जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके प्रकार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, तो इसके प्रकार भी समझ लीजिए, फिर इसके हम गुणदोष भी कराए दे रहे हैं। तो पहला इसका प्रकार है बच्चों प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है नागरिक सीधे शासन में भाग लेते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में कुछ क्षेत्रों में। मतलब जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र बच्चों वह लोकतंत्र है जिसमें जनता जो है सीधे जो है निर्णय लेते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है बच्चों, इसमें अपने प्रतिनिधियों को पहले चुनते हैं, जैसे कि भारत में क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें जो है सांसद होता है, आप उसको वोट देते हो, फिर आपके मुद्दे को जो है जो ले जाकर के आपका जो सांसद है आगे आगे जो कि बढ़ाता है आपकी समस्याओं को। तो इस तरह से आप डायरेक्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हो, बल्कि आप प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेते हो। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है बच्चों, इसमें जो है नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और जो उनके लिए शासन करते हैं, जैसे कि भारत और अमेरिका, ये शासन व्यवस्था जो कि भारत और अमेरिका में लागू है। अब यहाँ से बच्चों
लोकतंत्र के गुण क्या हैं, इसके दोष क्या है, भी समझ लीजिए। तो पहला इसका गुण है कि जनता की भागीदारी। तो लोकतंत्र में बच्चों सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है, जिससे सरकार जो है जनता की इच्छाओं के अनुसार जो है काम करती है। जाहिर सी बात है, मान लो जनता ने किसी जो कि पार्टी को वोट दिया, वो कार्य कर रही है, मान लो यदि कार्य अच्छा नहीं करेगी तो आने वाले 5 साल के बाद फिर जनता जो है उसको हटा देगी, दूसरे को चुनेगी। तो ऐसे कह सकते हो कि जनता की भागीदारी से। फिर है कि स्वतंत्रता और जो है अधिकारों की रक्षा। तो लोकतंत्र बच्चों व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की रक्षा करता है। फिर इसका अगला जो गुण है समानता। तो सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान जो है माना जाता है लोकतंत्र में। उसके बाद है जिम्मेदार सरकार। तो सरकार बच्चों जो है जनता के प्रति जवाबदेह ही होती है और चुनाव के माध्यम से बदली जा सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब मान लो सरकार जनता के हित में कार्य नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी, उसको बदल देगी। उसके बाद है विकास और जो है सुधार। तो लोकतंत्र में बच्चों समय समय पर सुधार और विकास की संभावनाएं भी जो है बनी रहती हैं। अब बच्चों यहाँ से इसके लोकतंत्र के हम दोष की बात करें तो निर्णय लेने में जो है देरी, क्योंकि लोकतंत्र में बच्चों विभिन्न विचारों मतभेदों के कारण निर्णय लेने में जो है समय लगता है। फिर है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र का बच्चों खतरा, मतलब जो कभी कभी क्या है, बहुमत की तानाशाही हो सकती है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन भी जो है कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है अशिक्षा और जो है जागरूकता की कमी। यदि जो है जनता शिक्षित और जागरूक नहीं है तो वे जो है गलत निर्णय भी जो है ले सकती है। उसके बाद है राजनीतिक जो अस्थिरता। तो चुनाव और जो राजनीतिक दलों के बीच संघर्षों की अस्थिरता भी हो सकती है। उसके बाद भ्रष्टाचार, ये भी इसका दोष है बच्चों एक। तो लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है क्योंकि सत्ता जनता के हाथ में होती है। तो ये थे बच्चों इसके गुण दोष। अब यहाँ से अराजकतावाद क्या है, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो अराजकतावाद क्या है बच्चों? अराजकतावाद एक ऐसी जो विचारधारा है जो किसी भी तरह के शासन जैसे कि सरकार या सत्ता के जो खिलाफ होता है। इसका मानना है, जो अराजकतावाद है बच्चों, इसका मानना है कि बिना सरकार के भी समाज को न्यायपूर्ण स्वतंत्र तरीके से जो है चलाया जा सकता है। मतलब जो है अराजकतावाद क्या है, किसी का ये जो है मारपीट करना नहीं, हिंसा करना नहीं है, बल्कि अराजकतावाद कहता है कि जो कह सकते हो जो समाज है, ठीक है, उसको जो है न्यायपूर्ण स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है, उसके लिए कोई भी कानून की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत कहता है। ठीक है, यहाँ से अराजकता जो शब्द है बच्चों, इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द जो कि अनार्किया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि शासन का अभाव। मतलब बिना शासन का जो है समाज, जिस पर कोई भी शासन ना करता हो, समाज पर पूरी तरह से स्वतंत्र हो समाज, उसको हम कहेंगे अराजकता। अराजकता वह बच्चों सोच है जो कहती है कि हमें किसी सरकार नियमों की जो बच्चों जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपसी सहयोग समझदारी से समाज को जो है चला सकते हैं। ये सिद्धांत की सोच है। यदि हम आसान शब्दों में बच्चों हम कहें तो अराजकता का मतलब है बच्चों कि बिना सरकार नियमों के समाज, मतलब जो है ऐसा समाज जो सरकार या नियमों के अधीन ना हो। ठीक है, उसी को हम अराजकतावाद कहेंगे। इनमें बच्चों व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह बच्चों कहता है सिद्धांत कि लोग खुद अपने फैसले लेने में सक्षम हैं, समझदार हैं, इसलिए किसी राजा, सरकार या पुलिस की कोई भी जरूरत जो है नहीं होनी चाहिए, ये सिद्धांत मानता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों अगर कोई स्कूल बिना प्रिंसिपल, टीचर के भी अच्छे से जो है चले, क्योंकि हर बच्चा कर्मचारी खुद जिम्मेदारी से काम करे, तो वह जो अराजकतावादी सोच जो होगी। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन बी के प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 6 से आपके बच्चों जो है जो कि 7 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन बच्चों की राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। मार्क्सवादी बच्चों सिद्धांत सामाजिक समझौता के सिद्धांत, ये दोनों भी हम फिर से कराए दे रहे हैं। उसके बाद है दबाव समूह क्या है बच्चों, इसके संगठन, इसके प्रकार, इसके कार्य। फिर है कि संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं। उसके बाद है कि व्यक्तिवाद की अवधारणा, कानून, अधिकार, ये दोनों की परिभाषा को समझेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले बच्चों राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, इनको समझ लीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य का बच्चों निर्माण एक सामाजिक समझौते के माध्यम से होता है, जिसमें बच्चों जो है व्यक्ति अपनी कुछ स्वतंत्रताएं त्याग कर राज्य को सत्ता प्रदान करते हैं ताकि समाज में शांति व्यवस्था जो है बनी रहे। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो ने जो है विकसित किया था। ठीक है, अब यहाँ से
मार्क्सवादी जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी बच्चों सिद्धांत है, इसे किसी दैवीय शक्ति या जो है आपसी समझौते के सिद्धांत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह जो वर्ग संघर्ष की जो है सिद्धांत है या फिर उसकी उपज है। इस सिद्धांत को बच्चों हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि वर्गों का जो उदय। तो आदिम समाज में बच्चों जब निजी संपत्ति का विचार आया तो समाज को दो वर्गों में बांटा गया। ठीक है, एक जिसके पास उत्पादन के साधन थे उसको अमीर कहा गया, दूसरा जो श्रम करते थे वे गरीब थे, उनको गरीब कहा गया। उसके बाद बच्चों जो है दमन का जो है यंत्र, मतलब जो है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक शोषण का यंत्र है। शक्तिशाली जो वर्ग होता है, ठीक है, अपनी संपत्ति की रक्षा करने और गरीब वर्ग को दबाए रखने के लिए राज्य मतलब जो है कानून, पुलिस, सेना का जो है निर्माण जो है करते हैं। उसके बाद है आर्थिक जो अधिकार। तो राज्य का स्वरूप बच्चों जो है उस समय की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, जिनके हाथ में पैसा संसाधन होते हैं और राज्य की सत्ता भी उसी के इशारे पर जो है चलती है। ऐतिहासिक बच्चों हम इसके विकास की बात करें सिद्धांत के मार्क्सवादी, तो फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसमें जो है इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि राज्य हमेशा से नहीं था, वह जो है तब पैदा हुआ जब समाज जब ऐसे विरोधों में फंस गया जिन्हें सुलझाना नामुमकिन था, तब जाकर के समाज का जो है निर्माण हुआ। ऐसा इस बुक में इन्होंने बताया। फिर है कि राज्य का जो है अंत। तो मार्क्सवाद का मानना है कि जब समाज में साम्यवाद आएगा तो वर्ग जो संघर्ष है यह समाप्त हो जाएगा, और जब शोषण करने के लिए कोई वर्ग नहीं बचेगा तो ऐसे में राज्य की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। ठीक, राज्य का अंत भी इन्होंने बताया। तो संक्षेप में एकदम बच्चों हम कहें तो मार्क्सवादियों के लिए राज्य एक आवश्यक बुराई है जो केवल अमीर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जो है बनी हुई है, ऐसे मानते हैं मार्क्सवादी लोग। अब यहाँ से राजनीतिक बच्चों दल क्या है इसको समझ लीजिए, और जो है दबाव समूह क्या है, तो दोनों की परिभाषा को यहाँ से हम समझेंगे। तो राजनीतिक बच्चों दल क्या है? राजनीतिक दल बच्चों वह संगठित समूह है जो समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह होता है, जिसका उद्देश्य बच्चों चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना, सरकार बनाना होता है। बच्चों देखो राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनका मेन कार्य होता है चुनाव लड़ना, सत्ता हासिल करना। ठीक है, जबकि दबाव समूह क्या होते हैं बच्चों, जिसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो प्रेशर ग्रुप बच्चों ऐसे संगठनों या जो है समूहों को कहते हैं जो अपने सदस्यों के विशेष हितों की रक्षा, संवर्धन के लिए सरकार या जो प्रशासन पर जो है दबाव डालते हैं। देखो बच्चों जो दबाव समूह होते हैं, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, ये सरकार पर दबाव बनाते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी जो है जनता की भलाई के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जब संगठित होकर के एक ही जो है उद्देश्य के साझा के जब व्यक्ति अभी एक उद्देश्य की, या फिर मान लो कोई जैसे कि कार्य करवाना, हमने बहुत सारे आपने जो कि देखा होगा समूह है देश में, जैसे कि किसान यूनियन हो गया, बहुत सारे धरना होते हैं सरकार के दबाने के लिए, अपनी जो है शर्तों को मनवाने के लिए। तो वही सब बच्चों दबाव समूह है जो सरकार पर दबाव बनाती हैं अपनी नीतियों को जो है करवाने के लिए, उसी को हम दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों जो दबाव समूह होते हैं ये राजनीतिक जो है दल नहीं होते हैं, लेकिन जो है लोक निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने का जो है प्रयास ये लोग करते हैं, और ये लोग जो है चुनाव भी नहीं लड़ते हैं दबाव समूह। अब यहाँ से बच्चों राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो यहाँ से इसका अंतर भी समझ लीजिए। दबाव समूह बच्चों केवल अपने सदस्यों का हित चाहता है दबाव समूह, जबकि राजनीतिक जो दल होता है ये इसका जो लक्ष्य होता है राष्ट्र हित में होता है। उसके बाद दूसरा जो अंतर है कि राजनीतिक दलों के संगठन का आधार व्यापक जो है, दबाव समूहों का जो आधार होता है सीमित होता है। मतलब जो राजनीतिक जो दल होता है इसका बच्चों जो आधार होता है व्यापक होता है। ठीक है, अगला भी बच्चों इसमें जो अंतर है कि राजनीतिक जो है दल चुनाव में बच्चों भाग लेते हैं, मतलब राजनीतिक जो दल होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दबाव समूह बच्चों कोई भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि चुनाव में किसी का समर्थन ये लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, मान लो सरकार जो है ये लोग प्रेशर बनाए सरकार पे, सरकार ने इनका जो है कार्य नहीं माना तो जाकर के दूसरी पार्टी में ये लोग घुस जाएंगे, अगली बार उसको जिता देंगे। तो ये लोग ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो चुनाव नहीं लड़ते हैं। फिर है अगला अंतर कि राजनीतिक दल बच्चों विधानमंडल के बाहर अंदर दोनों जगह जो होते हैं, लेकिन बच्चों जो दबाव समूह होते हैं ये केवल सदन के बाहर ही होते हैं। फिर अगला अंतर, राजनीतिक दल की
सदस्य संख्या बच्चों व्यापक होती है, ठीक है, जबकि दबाव समूह की सदस्य संख्या बच्चों सीमित होती है, कम होती है। अगला भी बच्चों इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि एकात्मक शासन क्या है, ठीक है, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन क्या है, दोनों की परिभाषा, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, इसको भी यहाँ से समझेंगे। तो एकात्मक बच्चों शासन क्या है? एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति, मतलब जो शासन की जो संपूर्ण शक्ति है, जो पावर है, केवल केंद्र सरकार में निहित होती है। किसमें निहित होती है बच्चों? केवल केंद्र सरकार के पास होती है। सत्ता मतलब जो है एक ही लोगों के पास होती है, ऐसा कह सकते हो। और प्रांतों को शक्तियाँ केंद्र सरकार से प्राप्त होती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकती है, अर्थात इकाइयों का अस्तित्व केंद्र सरकार पर निर्भर होता है। डॉक्टर यहाँ से गर्दन महोदय लिखते हैं, जब संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्तियाँ एक केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं तथा स्थानीय सरकारों का अस्तित्व एवं उसकी स्वतंत्रता केंद्र पर निर्भर हो तो उसे एकात्मक सरकार जो कहते हैं। मतलब जो है एकात्मक सरकार बच्चों वह सरकार है जिसमें सर्वोच्च जो शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास निहित होती है, इसी को हम एकात्मक सरकार कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों जो है संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और जो है राज्य के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता जो है प्राप्त होती है, ठीक है। ये एकात्मक शासन बच्चों है। अब यहाँ से संघात्मक शासन क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए, इसके बीच में अंतर क्या है। तो बच्चों संघात्मक शासन जो हम उस शासन को कहते हैं जिसमें जो है सत्ता को या फिर जिसमें पावर को दो प्रकार की जो है सरकारों में बांट दिया जाता है, जिसमें सत्ता को या फिर पावर को, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बांट दिया जाता है, उसी को हम संघात्मक शासन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि संघीय सरकार मतलब जो है केंद्र सरकार या जो है सरकार पूरे देश का प्रशासन करती है या जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाती है और पूरे देश के लिए जो नीतियाँ भी निर्धारित करती है। तो संघीय सरकार को बच्चों हम जो है केंद्र सरकार भी कहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब जो है संघात्मक सरकार ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य में जो है बांट दी जाती है। अब यहाँ से केंद्र सरकार या जो सरकार बच्चों राज्य स्तर पर अपने प्रशासन करती है और राज्य के अंदर कानून बनाती है और राज्य के लिए नीतियाँ भी जो है निर्धारित करती है। यहाँ से फ्रीमैन महोदय लिखे हैं कि संघात्मक शासन बच्चों वह शासन है जिसमें सत्ता का विभाजन दो स्तरों पर होता है और इसका अर्थ है कि सत्ता का विवरण इस प्रकार होता है कि दोनों सरकारें स्वतंत्र रूप से अपने कार्य अपने क्षेत्र में जो है कार्य करती है, अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य करती हैं। तो इस प्रकार बच्चों संघात्मक शासन में सत्ता का विभाजन स्पष्ट होता है, दोनों सरकारों के अधिकार कर्तव्य संविधान के द्वारा निर्धारित होते हैं और यह व्यवस्था विभिन्न राज्यों को एक साथ जोड़ती है, उन्हें स्वायत्तता भी जो प्रदान करती है, ठीक है। अब बच्चों इनके बीच में अंतर क्या है एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार के बीच में, तो इसको भी समझ लीजिए। तो संघात्मक बच्चों जो सरकार होती है, ठीक है, इसके लिए जो है लिखित संविधान होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन एकात्मक सरकार के लिए बच्चों इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा बच्चों अंतर है कि जो संघात्मक सरकार होती है इसमें जो सत्ता होती है, जो शक्ति होती है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्ति का विभाजन होता है, जैसे कि भारत में, ठीक है। जबकि एकात्मक सरकार क्या है बच्चों, इसमें संपूर्ण जो सत्ता होती है ये केंद्र सरकार के पास होती है, वही जो है संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, श्रीलंका में शासन व्यवस्था जो है लागू है। अब इसमें बच्चों अगला जो क्वेश्चन है कि पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो पूंजीवाद बच्चों एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था जो होती है। मतलब जब ऐसे कह सकते हो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है अधिक से अधिक जो है संसाधन के माध्यम से किसी चीज़ का जो उत्पादन करता है, उसको बेचता है, अधिक से अधिक जो है रुपया कमाता है। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि पूंजीवाद क्या है, ये व्यक्तिगत लाभ है, जबकि समाजवाद क्या है, ये जो है सार्वजनिक लाभ है, सभी लोगों को लाभ इसके द्वारा होता है, जबकि पूंजीवाद के द्वारा केवल व्यक्तिगत ही लाभ होता है। इसकी विशेषता क्या है पूंजीवाद की, जैसे कि निजी संपत्ति का अधिकार, मुक्त बाजार का अधिकार, प्रतिस्पर्धा, लाभ कमाने की प्रेरणा, सीमित सरकारी हस्तक्षेप, ये सब इसकी विशेषता है। अब समाजवाद क्या है बच्चों, समाजवाद एक ऐसी जो है आर्थिक और सामाजिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन समाज या राज्य के स्वामित्व में होते हैं और संसाधनों का विवरण समानता पर जो आधारित होता है, उसी को हम जो है समाजवाद कहते हैं। मतलब समाजवाद क्या है बच्चों, समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा
कोई भी जब कार्य किया जाता है संपूर्ण जनता की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई भी सरकार कार्य करती है तो एक व्यक्तिगत के लिए तो करती नहीं है, जैसे कि अभी राशन बांटती है, अभी कोई योजना करती है तो जो जो इसके पात्र होते हैं सभी को मिलता है। तो ऐसे कार्य जो संपूर्ण जनता के भलाई के लिए किए जाते हैं, व्यक्तिगत ना होकर के संपूर्ण सार्वभौमिक होते हैं, तो उसको हम समाजवाद कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक जो है स्वामित्व, संसाधनों का जो है समान जो कि वितरण, सरकारी नियोजन और जो है नियंत्रण, और जो है सामाजिक कल्याण पर जो है जोड़े देता है। ठीक है, अब इसके बीच में बच्चों अंतर क्या है पूंजीवाद समाजवाद के बीच में? इसके बीच में अंतर भी जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पूंजीवाद बच्चों जो होता है इसमें उत्पादन के साधनों जैसे कि फैक्ट्री, जमीन, पूंजी, इसका जो है स्वामित्व जो है निजी हाथों में होता है। जबकि समाजवाद जो होता है बच्चों, इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व समाज या जो है सरकार के पास होता है, जिससे सभी लोगों का जो है कह सकते हो सभी लोगों का जो है भलाई किया जा सकता है या फिर होता है। अगला बच्चों जो इसका अंतर है, पूंजीवाद जो होता है लाभ कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है पूंजीवाद का, जबकि समाजवाद जो है समाज की भलाई और समानता इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला फिर है कि पूंजीवाद जो है बाजार की शक्तियाँ जैसे कि मांग और आपूर्ति अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, जबकि समाजवाद क्या है, यह सरकार अर्थव्यवस्था को जो है नियंत्रित करती है। फिर है कि पूंजीवाद बच्चों जो है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, लेकिन समाजवाद क्या है, प्रतिस्पर्धा की जगह पर सहयोग को जो है महत्व इसमें दिया जाता है। उसके बाद है पूंजीवाद बच्चों, अमीर गरीब में जो है अंतर अधिक होता है पूंजीवाद में, लेकिन समाजवाद में बच्चों संपत्ति का विवरण समान रूप से जो है करने की जो कोशिश की जाती है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बच्चों कि सत्ता क्या है, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो सत्ता का बच्चों अर्थ होता है कि किसी संस्था या व्यक्ति के पास अधिकार और जो है नियंत्रण होना, जिससे वह जो है निर्णय ले सके, नियम जो है बना सके, उसी को हम सत्ता कहते हैं। मतलब जो है सत्ता एक प्रकार से ऐसे कह सकते हो कि किसी संस्था पे किसी व्यक्ति के पास वे अधिकार होते हैं कि वह जो है उस स्थान पर कोई निर्णय ले सके या फिर कोई नियम बना सके, उसी को हम सत्ता कहते हैं। यह एक बच्चों जो है व्यापक अवधारणा है जो सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका आदि के पास जो होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि भारत में संसद के पास विधायी सत्ता जो है होती है। उसके बाद बच्चों अब सत्ता मैंने आपको बताया भी है, तो शक्ति क्या होती है, सत्ता और शक्ति में भेद क्या है, इसके बीच में अंतर कीजिए, इस तरह से एग्जाम में बनता है। तो मैंने आपको सत्ता बता दिया है, अब शक्ति की देख लीजिएगा। तो शक्ति का बच्चों अर्थ होता है कि कार्य करने की क्षमता जो है बल है, या किसी जो है व्यक्ति या संस्था की जो क्षमता होती है उसको दर्शाता है, और वह जो अपने अधिकारों को लागू कर सके उस क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति उन कानून को बनाकर लागू कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे कि शक्ति में भौतिक, मानसिक, कानूनी, सामाजिक बल भी इसमें शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि पुलिस के पास कानून लागू करने की शक्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ से अब इनके बीच में अंतर क्या है बच्चों, ठीक है, मुख्य अंतर क्या है, तो वैधता का मुख्य अंतर है। जैसे कि सत्ता जो होती है बच्चों, सत्ता जो वैध होती है और समाज के द्वारा स्वीकृत होती है, जबकि जो शक्ति होती है वैध भी हो सकती है और अवैध भी हो सकती है। दूसरा अंतर है आधार का, तो सत्ता जो होती है बच्चों आधिकारिक और जो है कानूनी आधार पर होती है, जबकि शक्ति क्या है, ये अक्सर जो है बल, प्रभाव, दबाव पर जो है निर्भर करती है। उसके बाद है अगला अंतर इसमें अनुपालन का है। सत्ता का बच्चों पालन लोग स्वेच्छा से करते हैं, जबकि शक्ति का पालन बच्चों कभी कभी जबरदस्ती से भी जो है कराया जा सकता है, फिर किया जा सकता है। अब यहाँ से इसमें अगला जो क्वेश्चन बच्चों कि दंड क्या है, दंड से आप क्या अभिप्राय है, दंड के सिद्धांतों का भी उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेगा। तो दंड का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी गैर कानूनी कार्य को किए जाने पर दिया जाने वाली जो सजा होती है उसी को हम दंड कहते हैं। मतलब जो ऐसा कोई आपने जो है कार्य कर दिया है जो गैर कानूनी है, तो उसके लिए आपको जो सजा दी जाती है उसी को हम दंड कहते हैं। दंड का बच्चों उपयोग किसी राज्य सत्ता के शासन को कायम रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप राज्य को सुचारू रूप से जो है चलाने में सहायता प्रदान होती है। जाहिर सी बात बच्चों, राज्य को जो है चलाने के लिए दंड की व्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि निंदनीय होते हैं, गैर कानूनी होते हैं, तो उनको यदि दंड ना दिया जाएगा तो समाज में एक प्रकार से अराजकता फैल जाएगी। ठीक है,
ठीक है, तो दंड क्या है? दंड का बच्चों उपयोग किसी राज सत्ता के शासन को कायम रखने के लिए इसके उपयोग में लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप राज्य को सुचारू रूप से चलाने में जो सहायता प्रदान होती है, और अपराध को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय भी ये है अपराध। ठीक है, क्योंकि दंड के माध्यम से ही हम अपराध को रोक सकते हैं, समाज में होने वाला जो अपराध है। अब यहाँ से आधुनिक जो है विधि शास्त्रीय दंड के यदि हम सिद्धांतों की बात करें तो इसके बच्चों जो सिद्धांत है, 4 इसके सिद्धांत है दंड के। प्रतीकात्मक सिद्धांत, निषेधात्मक सिद्धांत, अवरोधक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों के बारे में भी जो हम यहाँ से चर्चा करेंगे। तो पहला इसका जो सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। ठीक है, जो जैसे को तैसा, मतलब जो है टेट फॉर टैट, या जो है आंखों के बदले आंख के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत का मानना है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने अपराध किया है, या जो अपराध के बदले दर्द देने पर जो जोर देता है। मतलब जो अपराधी ने जैसा कार्य किया है उसको उसी प्रकार का दंड जो मिलना चाहिए। ये एक पहला दंड का प्रकार हुआ सिद्धांत। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी का हाथ तोड़ा है तो उसे भी कठोर दंडीय जो है दंड देना चाहिए, ताकि उसे भी जो है वह दर्द जो है महसूस हो। दूसरा फिर बच्चों है निवारक जो सिद्धांत है, या जो सिद्धांत जो है इस सिद्धांत का उद्देश्य कि अपराधी को सजा देकर के समाज में अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण जो प्रस्तुत करना, ताकि दूसरे जो लोग हैं अपराध करने से डरे, या जो भविष्य के अपराधों को रोकने पर जो ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि सार्वजनिक स्थान पर फांसी की सजा देना, या जो चोरी के लिए सार्वजनिक रूप से कोड़े मारना, ताकि समाज में एक भय का माहौल बने और कोई व्यक्ति जो है चोरी ना करे। उसके बाद सुधारात्मक सिद्धांत है। यह बच्चों आधुनिक सिद्धांत है जो मानता है कि अपराधी भी एक मनुष्य है, उसे सुधरने का मौका जो है मिलना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सजा का उद्देश्य बच्चों अपराधी को शिक्षा देना, उसे एक जो अच्छा नागरिक बनाकर समाज में वापस लाना होता है। तो सुधारात्मक सिद्धांत क्या बच्चों? सुधरने का एक मौका देता है। जैसे कि जेलों में जो है बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, जैसे कि सिलाई, कंप्यूटर, ठीक है, प्रशिक्षण देना, योग और जो है शिक्षा की व्यवस्था करना, ताकि वे जेल से बाहर निकल के ईमानदारी का जीवन जो जी सके। उसके बाद है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत बच्चों। ठीक है, तो यह सिद्धांत बच्चों अपराधी को शारीरिक रूप से अक्षम बनाकर जो है कैदी करके उसे फिर से अपराध करने से रोकता है। इसमें जो बच्चों कारावास की सजा, मृत्युदंड भी इसमें शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों कोई कुख्यात कोई अपराधी है, उसको आजीवन जो कारावास की सजा देना, ताकि वह समाज से दूर रहे और दोबारा जो अपराध जो है ना कर सके। ठीक है, तो ये थे बच्चों इसके सिद्धांत। अब यहाँ से धर्मनिरपेक्षता क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षतावाद राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय हो चुका है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य से अभिप्राय बच्चों यह है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, वह जो अपने कार्यों के लिए धर्म को आधार नहीं बनाएगा, तथा धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और राज्य के द्वारा धर्म को राजनीति से पूर्णतया पृथक रखेगा, अलग रखेगा, दूर रखेगा। इसी को हम जो है धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है, तो इसकी परिभाषा को भी समझ लीजिए। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। जैसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य बच्चों अधर्मी होना नहीं है, संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, बल्कि उसका तात्पर्य है कि आध्यात्मिक होना होता है। अगली परिभाषा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे, इसका यह अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम संक्षेप में बच्चों कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का यही अर्थ होता है कि राज्य विभिन्न धर्मों में किसी एक के साथ पक्षपात न करे और न किसी धर्म को जो है राज्य के धर्म जो है घोषित किया जाए। भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विभिन्न प्रावधान भी जो है किए गए हैं, जिसमें धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता भी जो है दी गई है। अब यहाँ से राजनीतिक बच्चों संस्कृति क्या है, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बनता है, तो इसको भी देख लीजिए। जो पिछले 2 वर्षों से पूछा गया है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसमें बच्चों पिछले 2 वर्षों में ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैंने इसमें जो है इसको भी ऐड कर दिया है। ठीक है,
तो यहाँ से बच्चों राजनीतिक जो संस्कृत है इसको समझ लीजिए। तो राजनीतिक संस्कृत और संस्कृत का जो अर्थ है बच्चों, जैसे कि मनुष्य जीवन के सभी अच्छे विचारों, व्यवहारों, परंपराओं को क्या कहते हैं बच्चों, हम संस्कृत कहते हैं। मतलब जो है मनुष्य के जो अच्छे विचार हैं, जो मनुष्य के व्यवहार हैं, जो मनुष्य की परंपराएं हैं, उसको हम कल्चर कहते हैं, उसकी संस्कृत कहते हैं। ठीक उसी प्रकार राजनीति के प्रति बच्चों लोगों में जो अच्छे सोच है, ठीक है, मतलब जो राजनीति के प्रति लोगों में जो अच्छे सोच हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी विश्वास है, व्यवहार है, उसे ही बच्चों हम राजनीतिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि राजनीति के प्रति जनता की जो सोच है, जो भावना है, जो विश्वास है, जो व्यवहार है, वही जो है राजनीतिक संस्कृत जो कहलाता है। अर्थात जो है लोग राजनीति को कैसे जो है देखते हैं, नेता और जो है सरकार के प्रति उनका क्या रवैया है, ठीक है, यही क्या है बच्चों राजनीतिक संस्कृत है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है बच्चों। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई व्यक्ति वोट डालता है, चुनाव में भाग लेता है, सरकार से जो है सवाल करता है, तो यह अच्छी जो है राजनीतिक संस्कृत है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि कानून क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। तो कानून बच्चों राज्य के द्वारा स्वीकृत नियमों, सिद्धांतों का वह समूह है जो मानवीय आचरण को नियंत्रित, व्यवस्थित, निर्देशित करता है या जो है समाज में व्यवस्था बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है, और जिसका उल्लंघन करने पर बच्चों दंड प्रावधान जो होता है। मतलब दंड का प्रावधान होता है, दंड के जो है अब भोगी होंगे। सरल शब्दों में हम बच्चों कहें तो कानून बच्चों जो है समाज का एक व्यवस्थित सॉफ्टवेयर है जो अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, यदि हम बहुत ही इसके मूल अर्थों में बात करें कि कानून का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो निश्चित नियम है जो है आचरण के नियम, इसी को हम कानून कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों कानून के हम यहाँ से कुछ परिभाषा है जो कि विभिन्न विद्वानों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि हेनरी मैन ये लिखते हैं कि कानून बच्चों समाज के नियम हैं जो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, इसी को हम कानून कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। अगली परिभाषा बच्चों जॉन ऑस्टिन जी लिखते हैं कि कानून एक ऐसा जो है आदेश है जो संप्रभु द्वारा दिया गया हो, जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो, उसी को हम कानून कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से सालमंड महोदय लिखते हैं कि कानून वह नियम है जो न्याय की भावना के अनुसार समाज के सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करता है, इसी को हम जो है कानून कहते हैं। अब बच्चों यहाँ से कानून के क्या लक्षण हैं ये भी समझ लीजिए। ठीक है, तो यह जो है समाज के लिए बाध्यकारी होता है और इसका उल्लंघन करने में बच्चों जो है दंड की कार्रवाई की जाती है, या जो है न्याय व्यवस्था बनाए रखने में के लिए होता है, या जो है लिखित और अप्रत्यक्ष रूप में जो हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों कानून क्या है, समाज में अनुशासन, न्याय, शांति बनाए रखने का एक आवश्यक साधन जो है माना जाता है। अब यहाँ से बच्चों अधिकार क्या है, इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। तो किसी व्यक्ति, संस्था या समूह के द्वारा किसी कानून या नियम को दिए गए अधिकारों से वैध या वैधानिक शक्ति सुविधा मिलती है, जिससे उसे कुछ कार्य करने का अधिकार प्राप्त होता है, उसी को हम अधिकार कहते हैं। सरल शब्दों में हम बच्चों कहें तो अधिकार बच्चों वह नियम या वह सुविधा है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य करने या जो है ना करने की स्वतंत्रता देता है, जो समाज और कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है। परिभाषाएं बहुत यहाँ से लिखी हुई है इसकी कि अधिकार बच्चों वह कानूनी शक्ति या जो सुविधा हो सकती है जिससे कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था अपनी इच्छा के अनुसार कोई कार्य जो है कर सकता है या किसी जो है वस्तु पर अपना जो है अधिकार कर सकता है, इसी को हम अधिकार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि नागरिकों को मतदान का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है आदि इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ से नारीवाद से बच्चों क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसको भी समझ लीजिए, शॉर्ट नोट में काफ़ी बार पूछा गया है। तो नारीवाद बच्चों एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता की वकालत करता है और इसका उद्देश्य बच्चों महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर, स्वतंत्रता प्रदान करना है। नारीवाद का इतिहास कई चरणों में बच्चों से विभाजित किया जा सकता है। पहले बच्चों चरण में महिलाओं के मताधिकार की मांग, दूसरे चरण में कार्यस्थल पर समानता की मांग, तीसरे स्तर पर लैंगिक पहचान, विविधता के मुद्दे इसमें शामिल है। नारीवाद का बच्चों मुख्य सिद्धांत यह है कि सभी महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता का जो है सम्मान जो है मिलना चाहिए। मतलब जो है सभी को पुरुषों के बराबर जो है सम्मान, अधिकार जो है मिलना चाहिए। अब यहाँ से उपागम क्या है, इसकी परिभाषा भी समझ लीजिए जल्दी से। तो उपागम का बच्चों अर्थ होता है कि किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया जो तरीका होता है
या जो प्रक्रिया होती है उसी को बच्चों में उपागम कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, इतनी परिभाषा आपको याद रख लेना है, ठीक है। मतलब जो है किसी समस्या को सुलझाने के लिए या फिर इसको हल करने के लिए जो कोई तरीका अपनाया जाता है या फिर कोई जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम उपागम कहते हैं, ठीक है। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। तो संक्षेप में हम कहें तो उपागम वह तरीका है जिससे हम किसी कार्य को करने या समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से जनमत क्या है, इसकी परिभाषा भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो जनमत का बच्चों अर्थ है कि किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर जनता का विचार। मतलब जो कोई मान लो सार्वजनिक कोई महत्व है, फिर सार्वजनिक कोई विषय है, तो उस पर जनता के विचार क्या है, जनता की राय क्या है, या केवल बच्चों जो है बहुमत की राय नहीं है, बल्कि इसमें जो है समाज के कल्याण की भावना भी निहित होती है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार जनमत उन विचारों का समूह है जो लोग सार्वजनिक हितों के मामलों पर जो है अपने विचार रखते हैं, उसी को हम जनमत कहते हैं। अब यहाँ से लोकतंत्र में बच्चों जनमत की क्या भूमिका है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सरकार पर जो है नियंत्रण, तो जनमत बच्चों सरकार को निरंकुश होने से रोकता है, उसे जो है जनता के प्रति जवाबदेही बनाता है। फिर है कि नीति निर्धारण, तो सरकारें अपनी नीतियाँ कानून बनाते समय जनमत का जो है ध्यान रखती हैं ताकि उन्हें जो है जनता का समर्थन जो है प्राप्त हो सके। उसके बाद है अधिकारों की रक्षा, तो जागरूक बच्चों जनमत नागरिकों के मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ठीक है, एक पहाड़ी के रूप में जो है कार्य करता है। फिर है चुनाव का जो है आधार, तो चुनाव के दौरान बच्चों जनमत ही तय करता है कि कौन सा दल सत्ता में आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जनमत का मतलब होता है कि जनता की राय क्या है, जनता किसको वोट देगी, किसको जिताएगी, तो इसी को बच्चों हम जनमत कहते हैं, ठीक है। फिर है कि उपनिवेशवाद क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उपनिवेशवाद क्या है, कैसी जो है व्यवस्था है या फिर एक नीति है जिसके माध्यम से एक बच्चों शक्तिशाली देश या कोई राज्य किसी अन्य देश या किसी अन्य समाज पर अधिकार अपना स्थापित करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों अपना देश है भारत, ये अपना भारत देश जाकर के पाकिस्तान पर जो है कब्जा कर ले, तो उसको बच्चों हम उपनिवेशवाद कहेंगे। जैसे कि पहले भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो पहले अंग्रेज जो गुलाम हमको बनाए थे तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो वहाँ की समाज व फिर वहाँ के क्षेत्र फिर वहाँ के देश पर अधिकार स्थापित करता है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। और वहाँ की जो भूमि है, वहाँ के जो संसाधन है, लोगों का शोषण करता है तथा अपनी संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था थोपता है। उपनिवेशवाद में शक्तिशाली राष्ट्र अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के प्राकृतिक मानव संसाधनों का उपयोग जो करता है, इसी को उपनिवेशवाद हम कहते हैं। इसके हम मुख्य विशेषता की बात करें, एग्जाम में इसकी विशेषता भी पूछता है। तो पहली विशेषता है उपनिवेशवादी देश द्वारा दूसरों की भूमि पर जो है कब्जा किया जाता है। फिर स्थानीय लोगों पर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व होता है। उसके बाद उपनिवेश का प्रशासनिक नियंत्रण उपनिवेशिक शक्ति के हाथों में होता है। फिर स्थानीय संसाधनों का शोषण अपने देश में ले जाना और स्थानीय संस्कृति, भाषा, जीवन शैली पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो संक्षेप में हम कहें बच्चों उदाहरण के रूप में, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन उपनिवेशवाद का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें ब्रिटेन ने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया, वहाँ पर जो है शोषण भी किया था। अब यहाँ से जॉन ऑस्टिन का बच्चों जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है, जॉन ऑस्टिन ने इसको 19वीं सदी में विकसित किया था। ये जो है कानून और राजनीति विज्ञान में कानूनी प्रत्यक्षवाद का प्रमुख स्तंभ जो है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में जो है ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च और निरपेक्ष शक्ति के रूप में जो परिभाषित करता है। अब यहाँ से जॉन ऑस्टिन के जो संप्रभुता सिद्धांत की हम मुख्य विशेषताओं की बात करें, जैसे कि संप्रभुता का निश्चित जो स्वरूप, तो इन बिंदुओं के माध्यम से इनके हम सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो ऑस्टिन के अनुसार बच्चों संप्रभु एक निश्चित मानव या जो है श्रेष्ठ या जो समूह होता है, न कि कोई जो अमूर्त संस्था जैसे कि जनता जो सामान्य इच्छा। अब यहाँ से आदतन जो है आज्ञाकारिकता, मतलब जो है समाज में अधिकांश लोग इस संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन संप्रभु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की आज्ञा का पालन जो है करने का आदि नहीं होता है। उसके बाद है निरपेक्ष और जो असीमित शक्ति, तो संप्रभु की शक्ति जो पर कोई जो है कानूनी या नैतिक जो बंधन नहीं होता है, और वह जो किसी भी कानून के ऊपर है उसे जो है
बदला जो हटाया नहीं जा सकता। मतलब जो संप्रभु क्या है बच्चों, ये कानून से भी जो है ऊपर होता है, इसको बदला या फिर इसमें कोई जो है इसको हटाया नहीं जा सकता है। फिर है कि संप्रभु जो है, कानून जो है संप्रभु का आदेश है। इसका जो है व्याख्या कीजिए, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ऑस्टिन ने आदेश के सिद्धांत का समर्थन किया और जिसके अनुसार कानून जो है संप्रभु के द्वारा जारी किया गया वह आदेश है जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान जो होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों लास्ट में जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, या फिर इसके गुण दोषों का उल्लेख कीजिए। तो उदारवाद क्या है बच्चों, उदारवाद एक राजनीतिक और दार्शनिक विचारधारा है जो व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर आधारित है। उदारवाद का बच्चों मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, सरकार की भूमिका को सीमित करना है ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से जो है कर सके। इसी को हम उदारवाद कहते हैं। मतलब जो है उदारवाद क्या है बच्चों, उदारवाद एक राजनीतिक और दार्शनिक की विचारधारा है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, न्याय पर आधारित होती है। उदारवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विशेषता की बात करें तो व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता, तो उदारवाद जो है बच्चों ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानता है और जिसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता भी इसमें जो है शामिल है। फिर है समानता, तो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान अधिकार अवसर जो है मिलना चाहिए इसके अनुसार। उसके बाद है सरकार की सीमित जो है भूमिका, तो सरकार का कार्य बच्चों केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना होना चाहिए। उसके बाद है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र बच्चों उदारवाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करता है जहां जनता की भागीदारी होती है। उसके बाद बच्चों है अगला जो इसकी विशेषता है उदारवाद की, न्याय और जो है कानून का शासन, तो कानून बच्चों सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए और न्याय जो है सुनिश्चित भी जो है किया जाना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों लास्ट में जो क्वेश्चन है कि संसदीय जो है शासन पद्धति क्या है, इसको समझिए। ठीक है, चलेगा, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो संसदीय जो है शासन प्रणाली क्या है, इसकी विशेषता बच्चों हम आपको कराएंगे, इसके गुण दोष क्या है ये भी हम कराएंगे, ये भी कुछ नहीं जमे बनता है। तो संसदीय बच्चों शासन पद्धति एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसमें बच्चों सरकार जो है संसद के प्रति जवाबदेही होती है और इस प्रणाली में संसद कार्यपालिका में का जो है आपस में गहरा रिलेशन होता है, संबंध होता है। ठीक है, इसके हम विशेषताओं की बात करें जैसे कि संसद की जो भूमिका, तो संसद बच्चों जो है जनप्रतिनिधियों का समूह होता है जो विधेयिका का जो है काम करता है, यह सरकार की नीतियों कार्यों की निगरानी भी जो है करता है। दूसरी इसकी विशेषता है कार्यपालिका, तो कार्यपालिका बच्चों नेतृत्व आमतौर पर प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल संसद का विश्वास बनाए रखने के लिए जवाबदेह होता है। उसके बाद है प्रतिनिधि मंडल और जो है जवाबदेही, तो सरकार बच्चों संसद के प्रति जवाबदेही होती है। अगर सरकार की कार्यप्रणाली संसद को पसंद नहीं आती है तो सरकार जो है गिराई भी जा सकती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री का चुनाव, तो प्रधानमंत्री बच्चों जो है संसद के कार्यों से ही चुना जाता है, उसे संसद का जो है विश्वास प्राप्त होता है। उसके बाद मुख्यतम लाभ की बात करें तो यह जो है प्रणाली जवाबदेही पारदर्शिता सुनिश्चित जो है करती है। एकदम संक्षेप में बच्चों हम कहें तो संसदीय शासन पद्धति ऐसी व्यवस्था है जिसमें कानून संसद के प्रति जवाबदेही होती है और संसद की सहायता से देश का जो प्रशासन है उसको चलाती है और यह जो लोकतांत्रिक तरीके से शासन का एक रूप है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों यहाँ से संसदीय शासन जो पद्धति है इसके जो गुण दोष हैं उसको भी जल्दी से बच्चों देख लीजिए, इसके गुण दोष भी एग्जाम में बनता है। ठीक है, ऐसे बच्चों संसदीय शासन प्रणाली के जो गुण दोष हैं इनको समझ लीजिए। तो सबसे पहले इसके गुण देखिएगा, लोकतांत्रिक जो है नियंत्रण, तो यह बच्चों जो है सरकार संसद के प्रति जो है जवाबदेही होती है और जिससे लोकतांत्रिक जो नियंत्रण है ये सुनिश्चित होता है। दूसरा इसका गुण है सरल जो है निर्णय प्रक्रिया, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के बीच बच्चों जो है सामंजस्य से जल्दी इसमें जो निर्णय भी होते हैं। उसके बाद है लचीला जो है शासन, तो सरकार गिरने पर कई जो है नई सरकार बनाना आसान होता है जिससे शासन में जो लचीलापन जो है आता है। मतलब जो इसमें जो सरकार है गिरने पर नई सरकार बनाना काफ़ी आसान होता है। इसके हम बच्चों दोष की बात करें तो आपके गुण थे। दोष में आपको लिखना है सरकार का अस्थिर होना, यदि जो है संसद में स्थिर बहुमत ना हो तो सरकार जो है बार बार गिर सकती है। उसके बाद अधिकांश जो है तानाशाही, तो बहुमत वाली पार्टी बच्चों जो अत्यधिक जो है शक्ति प्राप्त कर सकती है जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जो प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट में इसका जो दोष है
कार्यपालिका और विधायिका का जो है मिश्रण है, इससे जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी जो है कमजोर हो सकता है। तो ये थे इसके दोष। ठीक है, तो इसके गुण-दोष भी मैंने करा दिए हैं। इतनी ही बच्चों हमारी क्लास थी संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ये हमारी वन शॉट की क्लास है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको सेव कर लीजिए इस क्लास को, या फिर डाउनलोड कर लीजिए। यही आपको देख के जाना है, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी क्लास से कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार के मैंने बच्चों वन शॉट की सारी क्लासें मैंने करा रखी हैं इसी चैनल पर। आप जाकर के अपने जो भी सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप सारी की सारी इस क्लासेज जो है देख सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।